नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को निशाना बनाकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 4 युवकों ने कार सवार 2 युवकों पर गोली चला दी, जिसके बाद अनियंत्रित होने के कारण एक स्कूटी सवार भी उसकी चपेट में आ गया। घटना में कार सवार 2 लोगों और स्कूटी सवार एक व्यक्ति घायल हैं। तीनों घायलों को तुरंत रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां कालू लामा नामक युवक की मौत की बात कही जा रही है। 7 दिसंबर को ही वो जेल से बाहर आया था। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। दूसरी ओर घटना के बाद चारों अपराधी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि जिस जगह ये घटना हुई है उससे थोड़ी ही दूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन का घर है, जबकि दूसरी ओर उपायुक्त और एसएसपी सहित कई पुलिस के आला अधिकारियों का भी आवास है। ऐसे में इतने हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चलने की घटना से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जब इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में गोली चल सकती है तो अन्य इलाकों में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी। मोराबादी मैदान के पास यह गोली जो की घटना हुई है, इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त है, इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है और बाकी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। उस पर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्या हुआ है। यही घटना है, बाकी किसने किया है, क्या रीजन है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पता करके फिर बाद में अपडेट करेंगे। तो जिन्हें गोली लगी है उनके बारे में कुछ जानकारी हुई? अभी सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी होने के बाद हम लोग जो है उस पर आगे अपडेट कर पाएंगे। उनकी स्थिति ठीक है? अभी उसको हम लोग रिम्स से मॉनिटर करवा रहे हैं। हमारे पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से अपडेट होगा तो हम लोग आगे जानकारी। क्या चलती कार थी उसमें गोली मारा गया? देखिए, अभी तो कार यहाँ पे थी, यहाँ पे चलती हुई, और बाकी उसे मारा गया है। अब किस परिस्थिति मारा गया, किसने मारा है, क्या मारा, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे आपको अपडेट कर नंबर प्लेट सा लग रहा है, भाड़े की कॉमर्शियल। वो नंबर प्लेट तो बिल्कुल येलो दिख रहा है, बाकी किसकी है, क्या है, वो सब हम लोग वेरीफाई करते हैं। डुमरी पुलिस ने बीती रात वाहन जांच के दौरान एक मारुति 800 से युवक को एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया है कि भाकपा माओवादियों द्वारा चलाए जा रहे प्रतिरोध दिवस और 27 जनवरी को बंद के आह्वान के क्रम में जामताड़ा बैरियर के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। तभी लगभग 2 बजे डुमरी चौक की तरफ से एक मारुति कार तेजी से आता दिखा। वाहन को रोकने के संकेत देने पर भी चालक गाड़ी को भगाने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद सशक्त बल के सहयोग से गाड़ी का पीछा कर उससे पकड़ा गया। चालक ने अपना नाम विलय कुमार और पता जामुआ का जगन्नाथ डी में बताया। युवक के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। युवक से जब पिस्टल के पेपर मांगे गए तो वो कागज नहीं दिखा सका। आज उसे जेल भेज दिया गया। दिवस एवं बंदी को लेकर रात्रि में चेकिंग लगाई गई थी डुमरी गिरिडीह रोड पर, जिसमें एक संदिग्ध चेकिंग के दौरान मारुति सुजुकी 800 नामक गाड़ी से उनको रोकने का इशारा किया गया और भागने का प्रयास किया, तो इनको पकड़ा गया और उसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिसमें तोपचाची युवा एकता मंच और आंसू के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज शाम मशाल जुलूस निकालकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को जल्द हटाने की मांग की गई। ये जुलूस रंगलीटाड़ गोमो रोड सुभाष चौक में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जिसका नेतृत्व सदानंद महतो ने किया। सदानंद महतो ने कहा है कि अंचल कार्यालय में जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यालय भ्रष्टाचार के सभी सीमाएं लांघ चुकी है। 6 सूत्री मांग के साथ चरणबद्ध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्थानीय रैयतों किसानों की लगान की रसीद नहीं काटे जा रहे हैं। समय पर जमाबंदी नहीं करना, खाता प्लॉट में सुधार, सेवा का अधिकार के तहत निर्धारित अवधि में ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं करने का उल्लंघन करना, भूमिहीनों को भूमि नहीं देना, अवैध सरकारी जमीन को खाली कराने की मांग प्रमुख रही।
तोपचाची के रामाकुंडा पंचायत में भोजपुरी मगही भाषा को स्थानीय भाषा में शामिल किए जाने के विरोध में युवाओं ने रामाकुंडा से खरियो मोड़ तक जुलूस निकाला। खरियो मोड़ में युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान जुलूस के शक्ल में मौजूद युवाओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। भोजपुरी मगही भाषा ना चलतो के नारा लगाए गए। दुमी पंचायत के मुखिया विकास महतो ने कहा कि झारखंड में झारखंडियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें रहना नहीं आता, इन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता। ये लोग तो जंगली हैं, तो जंगल में जंगली ही रहेंगे। भोजपुरी मगही का कोई स्थान नहीं है। युवा आंदोलनकारी जयराम महतो ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि 30 जनवरी को होने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने का काम करें। जो कि 30 तारीख को झारखंड बनने का क्या अर्थ हुआ? झारखंड बना और झारखंड का युवा रोड में रोजगार मांग रहा है। तो ये सरकार को समझना होगा कि हम जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार जब भाषा को नहीं बचा पाई तो ये जल जंगल जमीन की क्या रक्षा करेंगे। मेरा हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस भाषा को वापस लिया जाए और स्थानीय नीति निर्धारण हो, क्योंकि आज झारखंड 21 साल का हो गया है लेकिन स्थानीय नीति नहीं है। कौन झारखंडी है इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो झारखंड में आज जिस सपनों के साथ आज हेमंत सोरेन की सरकार आई है वो पहले ये बताएं कि झारखंडी कौन है, झारखंडी की पहचान कैसे होगी। आज हेमंत सोरेन को ये बताना होगा कि गुरुजी ने आंदोलन किया तो आज उनका बेटा मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके साथ जिन्होंने आंदोलन किया उनका बेटा क्या झारखंड में नौकरी पाने का हक भी नहीं रखता है। तो ये चीज सोचने का बात है हेमंत सोरेन के लिए कि वो अपने साथ जो गुरुजी के साथ जिन्होंने आंदोलन किया उनके बेटों को वो क्या ताज देंगे। आज क्या जो झारखंड आंदोलन किए थे उनको क्या सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी कि एक झारखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट मिलेगा और 3000 का पेंशन मिलेगा? उनको उसकी आवश्यकता नहीं थी। जिनसे उन्होंने लड़ाई की, जिनके लिए वो शहीद हुए, आज उसी भाषा को हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका झारखंड के युवा, झारखंड के हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड में स्थिति यह ना हो कि गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, इसलिए हेमंत सोरेन अभी होश में आ जाए और इस भाषा को वापस करें और स्थानीय को निर्धारण करें। जो खतियान आधारित स्थानीय उन्होंने अपने चुनावी मुद्दा में रखा था उसको वो जल्द से जल्द लागे। झारखंड बागमारा के रामघनाली ओपी के केशलपुर बीसीसीएल श्रमिक कॉलोनी के समीप अवैध कोयला खदान का भंडाफोड़ हुआ है। यहां एक स्थानीय कोयला माफिया बंद कोयला खदान को खोलकर उससे अवैध तरीके से कोयला उत्खनन करवा रहे थे, जिसकी सूचना बीसीसीएल अधिकारियों को मिलने के बाद आज बीसीसीएल प्रबंधक ने सीआईएसएफ टीम के साथ छापेमारी की, जहां से खदान के मुहाने के पास भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को बीसीसीएल प्रबंधक ने कब्जे में कर केशलपुर साइडिंग भेज दिया है। बताया जाता है कि पूर्व में बीसीसीएल प्रबंधक ने इस खदान को डेंजर बताकर बंद कर दिया था, जिसे कोयला तस्करों ने अवैध रूप से फिर से खोल दिया और अवैध उत्खनन करवा रहे थे। इसमें लोकल पुलिस की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अवैध खदान की सूचना रामकनाली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया कर रही है। देखिए, मेरा पंचायत झिनीपाड़ी अंतर्गत केशलपुर कुलियारी जो बीसीसीएल अंतर्गत खदान ऐसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। उसमें कुछ अवैध रूप से कुछ यहाँ के अगल बगल के आदमी जो गुंडे तत्व के आदमी हैं मिलजुल के अपना इस खदान को चालू किया था। ग्रामीणों का शिकायत आया, अगल बगल से क्वार्टर का शिकायत मुझे मिला कि मुखिया जी इस तरह की बात है, कोई हथियार लेके कोई कुछ लेके अगल बगल में एकदम रात भर घूमता था कोयला। आज से लेके मैंने 2-3 ट्रक 4 ट्रक 5 ट्रक हमको लग रहा चल गया होगा। मैंने बीसीसीएल एजेंट साहब को भी बोले, जीएम साहब को बोले, सेफ्टी अफसर को बोले, तब दिमाग लगाया वो लोग, ठीक इसको बंद किया गया था। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी बीसीसीएल से कि केशलपुर के पास 0 से में अवैध उत्खनन चल रही है। इस सूचना पर हम लोग बीसीसीएल के पदाधिकारी और सीआईएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से
जेसीबी का भराई कर रहे हैं। कोयला बरामद हुई है, अभी उसको CISF को और BCCL को दे दिया जाएगा। इसे देखने में लग रहा है कि 1 सप्ताह के लगभग होगा। पुलिस को धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था और पानी की समस्या के खिलाफ आज से भाजपा का धरना शुरू हो गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 72 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। इस धरना में विधायक राज सिन्हा के साथ भाजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। विधायक राज सिन्हा ने बताया है कि धनबाद में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। 24 घंटे में महज 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि पेयजल की भी घोर किल्लत है। इसी के खिलाफ 72 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। शायद इस प्रयास से सरकार की नींद खुले। बिजली की जो समस्या 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे बिजली मिल रही। लगातार हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। विधानसभा में भी आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग बोले, विभागीय पदाधिकारियों से, यहाँ तक कि अपने नेता के नेतृत्व में JBBL के CMD एवं जो सचिव है अविनाश कुमार जी, उनसे भी हम लोगों ने मिलने का काम किया। कई एक विधायक उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब लोग त्राही कर रहे हैं, पानी बिल्कुल सर से ऊपर बहने लगा। अब जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पानी भी धनबाद में जो पहले 65 MLD 65 MLD पानी सप्लाई होता था, इस सरकार के आने के बाद उसको कटौती करके 40 MLD पानी सप्लाई होता है। तो लोगों को बिजली और पानी जो दोनों आवश्यक सेवा है वो नहीं मिल रहा। सरकार को जगाने के लिए सरकार जगो और लोगों के दुख का ख्याल करते। यदि नहीं नींद खुलती है 72 घंटे में तो आगे फिर आंदोलन करें। धनबाद किन्नर समाज ने कोयलांचल की अभिनेत्री अनुपमा गुप्ता को उनके घर पहुंचकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किन्नर समाज की अध्यक्ष सुनैना देवी ने कहा है कि हम लोग काफ़ी खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कोयलांचल की बेटी तमाम मुश्किलों से संघर्ष करते हुए बॉलीवुड तक पहुंची, जहां वो कलाकार के रूप में सिने अभिनेत्री रेखा की देखरेख में बन रही फिल्म सुराग में लीड रोल निभा रही हैं। ये धनबाद के लिए गौरव की बात है। सक्सेस के पीछे एजुअली कोई कमेंट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं लोग कि एक लेडीज़ का एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन हमारे भैया का बहुत बड़ा हाथ है हमारे सिस्टर को आगे ले चलने के लिए। और माता रानी करें एंड यू विश्व कि इनका हमेशा संवेदनशीलता मेरे दिल की प्रकट हो और हमेशा ये खुश रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ इनको और तरक्की दे। मेरी बहनें हैं, ये लोग आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे बहुत खुशी है और इन लोग का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और आगे भी रहेगा। कोरोना काल में एक ओर जहां लोगों के सामने नौकरी की संकट मंडरा रही है, तो दूसरी ओर IIT धनबाद कैंपस में नौकरी की बहार आई है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 900 से ज़्यादा छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। अब तक 221 कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट में निबंधन कराया है। कैंपस प्लेसमेंट में इस बार 50 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है, तो वहीं औसत पैकेज 19,25,000 रुपये है। 128 छात्रों को 30 लाख से अधिक का पैकेज मिला है, तो वहीं 10 से 30 लाख तक का पैकेज पाने वाले छात्रों की संख्या 489 रही। वहीं 5 से 10 लाख के पैकेज वाले छात्र छात्राओं की संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए हैं। कई छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला है। ऐसे छात्रों की संख्या 137 है। कैंपस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 303 छात्रों को इंटर्नशिप का ऑफर मिल चुका है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में भले ही दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन बुजुर्गों के लिए स्थिति विकट हो रही है। धनबाद में पहले से बीमार और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों के लिए मामूली संक्रमण काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की कोविड सेंटर की आंकड़ों की माने तो 5 दिनों में 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच जिले में 4 बुजुर्गों की मौत हो गई है। पहले से बीमार थे, इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, ऊपर से ठंड का प्रकोप भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि तीसरी लहर में 10 लोगों की जानें गई थी, इसमें से 9 की उम्र 60 से ऊपर है। बुजुर्ग की जान सबसे ज़्यादा गई है। माओवादियों के झारखंड बिहार बंद के दौरान नक्सलियों ने धनबाद रेल मंडल के चिचारी और कर्माबांध रेलवे स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर अप और डाउन दोनों रेल पटरी को उड़ा दिया है, जिससे हावड़ा और नई दिल्ली रेल मार्ग पर परिचालन ठप गया। रेल पटरी उड़ाए जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कंट्रोल कार्यालय में खलबली सी मच गई। तुरंत ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। नई दिल्ली हावड़ा, नई दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी प्रभावित हुए हैं। गुरुवार की सुबह 6:30 पर प्रशासन ने पटरियों को दुरुस्त कर दिया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ। आपको बता दें कि प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन ने 21 से 26 जनवरी तक प्रतिशोध सप्ताह मना रहे हैं। इस हफ्ते नक्सलियों ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम भी दिया है। गिरिडीह में मोबाइल टावर और बराकर नदी पर बने पुल को भी उड़ा दिया गया था। झरिया के लोधना क्षेत्र अंतर्गत कुजामा आउटसोर्सिंग के गोलकडी डीपू धौड़ा मैदान के पास कैंप निर्माण का ग्रामीणों ने आज BCKU और मासस के नेतृत्व में विरोध करते हुए प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद BCCL आउटसोर्सिंग प्रबंधक और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्थानीय लोगों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में कैंप निर्माण के लिए सीमांकन कर जमीन समतलीकरण का निर्माण लिया गया, जिसके बाद कार्य शुरू हुआ। इस दौरान प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच घंटों तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस दौरान विधि व्यवस्था के लिए जोड़ापोकर इंस्पेक्टर, तीसरा थाना खनुआ DOP और जिला बल भी तैनात रहे। देखिए, आउटसोर्सिंग के बेस कैंप का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ स्थानीय लोगों का अपना मुद्दा था, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पानी की समस्या थी, कुछ महिलाएं हैं, उसमें कह रही थी कि हम लोग को शौच जाने में दिक्कत होता है। तो जो यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग वाले लोग थे और जो BCCL के लोग थे, उन लोग से आपस में वार्ता करवा दिया गया है। उन लोग के मामले को भी मतलब इन लोग के द्वारा सॉर्ट आउट करने का ये किया गया है। अब बाकी उन लोगों से बात बन गई है। अब यहाँ पे बेस कैंप के निर्माण का कार्य 2 दिन का काम शुरू है। कुछ हल्के झड़प भी हुए थे ग्रामीण और स्वाभाविक है कि जहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाएंगे और 200-300 लोग उधर से थे और मतलब 100-200 लोग इधर से थे, तो मतलब कि आपस में थोड़ी नोक-झोंक होती है। पुलिस तीसरी पंचायत भवन में आज जागो फाउंडेशन की वॉलंटियर के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सचिव बैजनाथ प्रसाद ने बताया है कि तीसरी और गांवा के 25 पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम डोर टू डोर चलाया जा रहा है। बैठक में 18 वर्ष के ऊपर वालों को दूसरी डोज भी 100% करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहिया साथी और वॉलंटियर मिलकर घर घर जाकर छूटे हुए लोगों का पता करेंगे और टीका लगाएंगे। जो मीटिंग है जागो फाउंडेशन का, जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है दोनों ब्लॉक में, गाँव और तीसरे ब्लॉक में, तो 25 पंचायत में जो हम लोग पिछले अक्टूबर से कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। गिरिडीह के तीसरी कोदाई बांध रोड पर एक सड़क हादसे में 50 वर्षीय जयराम साव घायल हो गए, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी चंदन ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर रेफर कर दिया है। घायल की
बहू रुकमणी देवी ने बताया है कि उनके ससुर घर के बाहर ही खड़े थे, तभी कोदई बांग की तरफ से आ रहे एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे जयराम साव को माथे और हाथ में चोटें लगी हैं। जयराम साव तीसरी के खटपोक के रहने वाले बताए जाते हैं। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।